नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हरियाणा हाईकोर्ट क्लर्क एग्ज़ाम 2026 अब बिल्कुल नज़दीक है और परीक्षा 24 अगस्त से 7 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट के मन में सवाल है कि आखिरी 7 दिन में क्या पढ़ें, क्या छोड़ें और किस तैयारी करें ताकि मैक्सिमम स्कोर किया जा सके। तो अब हम बात करेंगे, अब हम बात करते हैं लास्ट 1 वीक स्ट्रेटजी की। सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर की। मल्टीपल रिवीजन इज द की। आपको पता है अब ये टाइम है, ये कोई नया टॉपिक करने का नहीं है, अभी रिवीजन का ही टाइम है। बट करंट अफेयर में आपने नोट किया होगा कि मतलब 5-6 टॉपिक हैं जो मोस्टली इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पोर्ट्स का तो जो टॉपिक होता है उससे 1 या 2 क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा आपको, स्पोर्ट्स का टॉपिक और अवार्ड का टॉपिक। तीसरा टॉपिक हमारा है रैंकिंग और इंडेक्स का, जो हमारी इंडिया की रैंकिंग या इंटरनेशनल आपको एक रैंकिंग का वो मिलता है टॉपिक, उसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। और इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट 2026 की। 2025 की अपॉइंटमेंट्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी 2026 की हैं। जैसे मान लो अब पूछ ले कि सिडनी 3rd CDS कौन है, चीफ आर्मी स्टाफ कौन है, धीरज सेठ, तो इस तरह से आपको अपॉइंटमेंट भी याद कर लेनी है। कम से कम आपको 6 से 8 महीनों की करंट अफेयर का मल्टीपल रिवीजन करना अभी लास्ट वीक में, ठीक है। नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट बुक, गवर्नमेंट स्कीम, ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट जिनसे क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके की। बहुत सारे उम्मीदवारों का इस समय सिर्फ स्टैटिक जीके के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि 2022 की भर्ती थी जो उसमें स्टैटिक जीके के काफ़ी प्रश्न देखने को मिले थे, जिस वजह से बच्चे इवेल्यूशन अपना एनालाइज करे बैठे हैं कि स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा आने वाली है। लेकिन मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए कि 2022 में स्टैटिक जीके ज़्यादा पूछा गया था, यह ज़रूरी नहीं है कि 2026 में भी बिल्कुल वैसा ही पैटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्जाम हुए 4 साल हो गए भाई, ठीक है। और टीसीएस का पैटर्न आपने देख लिया होगा, 2022 के टाइम पे सीजीएल वगैरह, सीएचएसएल वगैरह में भी टीसीएस काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक पूछती थी। फोक डांस, क्लासिकल डांस, ये टीसीएस के फेवरेट टॉपिक होते थे। बट हाँ, अब 2026 के 25 के एग्जाम देखोगे तो इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं रही है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि मोस्टली बच्चों के क्वेश्चन ठीक होने लगे हैं। तो अब एग्जामिनर को तो चेंज करना पड़ता है पैटर्न, 3-4 साल में एक बार पैटर्न चेंज हो ही जाता है। टीसीएस पैटर्न को समझना जरूरी है। क्यों जरूरी है? मैंने टीसीएस द्वारा आयोजित कई सीबीटी एग्जाम का एनालाइज किया है। पिछले कुछ वर्षों में टीसीएस के एग्जाम में करंट अफेयर और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन का महत्व बढ़ गया है। अब करंट अफेयर का ये मान लो 25 क्वेश्चन आ रहे, तो वहाँ पे 5 से क्वेश्चन आराम से करंट अफेयर के आ रहे हैं। तो 50 क्वेश्चन है तो ये मान लो 10 से 12 क्वेश्चन आराम से करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे आपको, ये मस्ट है। हाँ, स्टैटिक जीके आता है, लेकिन पहले जितना भारी वेटेज अब हर परीक्षा में नहीं देखा जाता। इसलिए सिर्फ राज्यों की राजधानियाँ, नदियाँ, पर्वत, राष्ट्रीय उद्यान, ये और भी हज़ारों स्टैटिक फैक्ट याद करने में पूरा समय मत लगाइए, क्योंकि ये सभी को याद हो चुके हैं और एग्जामिनर को ये बात पता भी है। याद रखिए, हरियाणा हाईकोर्ट क्लर्क में सिर्फ जीके से चयन नहीं होगा। जीके 50 मार्क्स की है, हालांकि उसमें क्वालिफाई करना है, 1/3 मार्क्स लेने हैं, 30%। बट अकेले जीके से भी सिलेक्शन आपको नहीं होगा, उसमें आप बस एक क्वालिफाई कर सकते हो, क्राइटेरिया रख रखा उन्होंने। तो इंग्लिश भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पैटर्न में जनरल नॉलेज के साथ साथ इंग्लिश कंपोजिशन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हिस्सों पर ध्यान देना होगा आपको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी 20 मार्क्स का है, जो एक स्कोरिंग फेज माना जाएगा आपकी मतलब प्रेफरेंस के डिस्ट्रिक्ट के लिए। और जो सब्जेक्टिव है वो भी 30 मार्क्स का है, उसके बिना आपका फिर सिलेक्शन है भी नहीं, क्योंकि 30 मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं एक 100 मार्क्स के एग्जाम में। आखिरी सप्ताह में इंग्लिश के लिए क्या ज़रूरी है, मतलब क्या टॉपिक ज़रूरी है, तो मतलब आप देखते हो कि बहुत से बच्चों के डाउट है कि 20 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होगा इंग्लिश का, उसमें ग्रामर पूछेंगे। ग्रामर नहीं पूछेंगे, ग्रामर का इवेल्यूशन तो सब्जेक्टिव में हो जाएगा ऑटोमेटिक, ग्रामर का और स्पेलिंग वगैरह का। फिर भी ऑब्जेक्टिव में 2 से 3 स्पेलिंग आ सकती हैं, और इसमें ज़्यादातर तो वोकैब ही आएंगी, सिनोनिम, एंटोनियम, फ्रेजल वर्ब और इडियम फ्रेज या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, पैराजम्बल वर्ड आ सकते हैं जिसको आप PQRS बोलते हो। साथ ही एस्से लेटर और ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस भी करो, ठीक है। एस्से लेटर और ट्रांसलेशन और प्रेसी, इन चारों चीज़ों की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जिसमें 10 मार्क्स का आपको एस्से देखने को मिलेगा, नैरेटिव और एक्सक्रेटरी। और आपको 5 मार्क्स का लेटर देखने को मिलेगा जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल है, और 5 मार्क्स की प्रेसी देखने को मिलेगी। 10 मार्क्स की आपके पास ट्रांसलेशन मिलेगी, जिसमें आप 8 या 9 स्कोर कर सकते हो अगर आपकी ट्रांसलेशन अच्छी है, आप अगर प्रैक्टिस की है आपने तो। मैं आपको एक आसान फॉर्मूला देता हूँ। मॉर्निंग में करंट अफेयर पढ़ो, क्योंकि लास्ट वीक है, तो आपको कम से कम मंथली करंट अफेयर के 5-6 रिवीजन तो आराम से करके जाओ, जिससे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले, तो आपको मतलब रिमाइंड हो जाए कि हाँ मैंने कहाँ पे ये क्वेश्चन पढ़ा था। 5-6 बार रिवीजन करना पड़ता है इस चीज़ के लिए, कि जिससे आपको रिकॉल कर सकते हो और ऑप्शनल एलिमिनेशन भी कर सकते हो।
उसके बाद आप अगर अब ये है कि करंट अफेयर पढ़ने के बाद थोड़ा सा बोरियत होती है, तो फिर आप एक मतलब सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें आपको सोच के लिखना होता है, बना बना के लिखना होता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है, तो उसमें आपको रिलैक्स मिलेगा। और हाँ, अब लास्ट वीक, एक वीक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का रिवीजन मस्ट है, क्योंकि आपने पहले कर रखी होगी, तो इस रिवीजन में आपको 2 से 3 मार्क्स का ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, जो आपके लिए ज़रूरी भी है। और अब बात आती है मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट आज के समय में कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए मस्ट हो रखा है। जिस बच्चे ने मॉक टेस्ट नहीं लगाए उसके ऊपर एग्ज़ाम प्रेशर आना ही आना है। और जिस बच्चे की मॉक टेस्ट की एक अच्छी प्रैक्टिस है, मतलब उसने ये मान लो कि अच्छे से प्रैक्टिस करके एनालाइज किया है, मॉक टेस्ट 50-60 मॉक्स जिसने लगाए हैं, उसको एग्ज़ाम प्रेशर नहीं होगा और उसको वो आराम से ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकता है। डेली मॉक टेस्ट दो, और मॉक टेस्ट के जो आपको एक घंटे का मॉक टेस्ट दिया है, तो उसके ऊपर 2 घंटे लगाओ उसके एनालाइज करने के लिए। वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना करके इंप्रूव करो। मतलब मॉक टेस्ट दे के एनालाइज करना ही बेटर नहीं है, एनालाइज करके आप अपने मॉक को 3 पार्ट में डिवाइड करो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही रहता है, मैं ऐसे ही करता हूँ। तो 3 पार्ट कौन से हैं? पहले पार्ट में आप देखो कि जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, मतलब जो आपने छोड़ दिए हैं, तो किस वजह से छोड़े हैं। या तो आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है, या फिर आपको लगा कि मतलब क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस तो कुछ नहीं होता, जीएस में कुछ ही पूछ सकते हैं, बट हाँ उसमें देखना होता है कि ये टॉपिक पढ़ा है नहीं पढ़ा। अब आप आपने मॉक लगाया और कोई भी क्वेश्चन है वो आपने छोड़ दिया क्योंकि आपने उसके बारे में पढ़ा नहीं था, तो अब वो न्यू टॉपिक उठाने का कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है, क्योंकि अब वो प्रिपेयर कर ही नहीं पाओगे। 1-2 रीजन करोगे, उसमें फिर सिली मिस्टेक्स होंगी, तो वो आपने छोड़ दिया, ठीक है, उससे आगे बढ़ो। सेकंड फेज में देखो आपने कि आपने टॉपिक तो पढ़ा था, लेकिन लैक ऑफ रिविजन की वजह से वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया, तो उसी टॉपिक को उसी टाइम दोबारा से एक बार रिवाइज करो कि कौन सा क्वेश्चन, जैसे पॉलिटी का क्वेश्चन गलत हो गया फंडामेंटल राइट से, तो आपका यही फ़र्ज़ है कि उसी टाइम पे मतलब एनालाइज करने के बाद उस टॉपिक को एक बार दोबारा से पढ़ो कि आगे ये क्वेश्चन गलत ना हो। गलतियाँ निकालने का मतलब होता है तुरंत गलती को सुधारना। और थर्ड फेज होता है कि मतलब आपने जो क्वेश्चन किया वो आपका ठीक हो गया, लेकिन आपने उसमें कितना टाइम दिया, एवरेज बच्चे का टाइम कितना था और आपने कितना दिया, ये भी इवेलुएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम की बहुत वैल्यू है। जिसको टाइम बचाना आता है वो अच्छे से एग्ज़ाम कर लेगा, उसको ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनेगा एग्ज़ाम का। अब आखिरी सप्ताह में रोज़ 2 से 3 मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, एक फुल मॉक टेस्ट दो डेली, और उसको 2 से 3 घंटे एनालाइज करो। और फिर जो एनालाइज करने के बाद आपको जो टॉपिक वीक दिख रहे हैं या जहाँ पे कमी दिखी, यहाँ पे लैक ऑफ रीजन दिखा, उसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो, क्योंकि दोबारा फिर अगर उसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो फिर आपको गलत नहीं होगा। लेकिन मॉक टेस्ट देने से ज़्यादा ज़रूरी एनालाइज करना है, ये मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। गलत प्रश्नों की लिस्ट बनाइए और इन टॉपिक को दोबारा पढ़िए। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी है, आपको ये याद रखना है, क्योंकि कई बार नेगेटिव मार्किंग हमारे मतलब सिलेक्शन में हमें बॉर्डर लाइन से वापस ले आती है, ठीक है। तो आपको नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखना है इस एग्ज़ाम में। अब जैसे 50 मार्क्स का जीके का पोर्शन है, उसमें अगर आपने 30 क्वेश्चन ठीक कर दिए और आपने 20 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो फिर ये मान लो 5 मार्क्स आपके कम हो गए नेगेटिव मार्किंग के, तो आपके 30 मार्क्स की बजाय 25 मार्क्स हो गए, जो एवरेज बच्चे के देखने को मिलेंगे। तो मेरा तो मानना यही है कि अगर आपको 30 क्वेश्चन जीके में आ रहे हैं तो आप 35 तक अटैम्प्ट करो, उससे ऊपर जाना तो फिर बेवकूफ़ी है। आने क्वेश्चन पे 40 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 45 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा किसी को, बट हाँ एक लिमिट सेट रखो अपनी कि अगर आप एलिमिनेट भी करोगे तो कितने क्वेश्चन को एलिमिनेट करोगे, उससे ज़्यादा नहीं करोगे। गैस वर्क कम करें, जो प्रश्न बिल्कुल नहीं आता उसे छोड़ना कई बार गलत उत्तर लगाने से बेहतर हो जाता है, ठीक है। परीक्षा से जो अंतिम 3 दिन बचे उसमें कोई नया टॉपिक शुरू मत करो, सिर्फ रिवीजन करो, करंट अफेयर्स नोट बार बार पढ़ो, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट न्यूज़ रिवाइज करो, जो मैंने टॉपिक बताए हैं अवार्ड, स्पोर्ट्स, रैंकिंग, इंडेक्स रिवाइज करें, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। दोस्तों इस समय घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने पिछले कुछ महीनों की मेहनत की है तो आखिरी सप्ताह सिर्फ उसे मजबूत करने का समय है। दूसरे लोग क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी पीडीएफ पढ़ रहे हैं, किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, इन सब चीज़ों से दूर रहिए, अपनी स्ट्रेटजी पर भरोसा रखिए, स्टे काम, स्टे फोकस्ड एंड ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। तो दोस्तों हरियाणा हाईकोर्ट क्लर्क एग्जाम 2026 के लिए मेरी लास्ट 1 वीक स्ट्रेटजी यही है। करंट अफेयर की मल्टीपल रिवीजन, स्पोर्ट्स अवार्ड, रैंकिंग, इंडेक्स, अपॉइंटमेंट पर विशेष फोकस। स्ट्रेटेजी को पूरी तरह इग्नोर नहीं करना है, लेकिन उसके पीछे भी पूरा समय नहीं लगाना है। इंग्लिश और सब्जेक्टिव सेक्शन को बराबर महत्व देना है। अभी आप मतलब कई बच्चे बोलेंगे कि ये स्टैटिक के मना नहीं कर रहा मैं, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि स्टैटिक की अगर मान लो 10 मार्क्स की आ रही है 50 मार्क्स में से, तो आप ये तो देखो ना कि 40 मार्क्स का भी तो बचा है ना। तो अगर मान लो आपने हिस्ट्री कर रखी है और आप एक बार अच्छे से हिस्ट्री का रिवीजन कर लो और 6 से 7 क्वेश्चन टकरा जाए आपको, उसमें से 7 या 8 तो आएंगे, इतने तो मिनिमम आएंगे, तो ये मानो कि आपका कहीं ना कहीं तो आपको कॉन्फिडेंस आया, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि स्टैटिक के बिल्कुल नहीं करनी, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि साथ साथ दूसरे टॉपिक को भी रिवाइज करना है।
डेली मॉक एनालाइज करना है, अंतिम दिनों में सिर्फ रिवीजन करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, स्टे कॉन्फिडेंट, रिवाइज स्मार्टली एंड गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।